दोस्तों, आज है 4 नवंबर और आज थी पेशी वी बैंकर्स की इलाहाबाद हाई कोर्ट में। ये आप सभी को पता है। 3 नवंबर को हीयरिंग थी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लर्नड काउंसिल है, जो एडवोकेट है, उसने टाइम मांग लिया। तो कोर्ट ने उसको एक दिन का टाइम और दे दिया और 4 नवंबर को आज सुनवाई हुई और उस पर उन्होंने केस को फाइनल कर दिया। फाइनल करने का मतलब ये है कि वी बैंकर्स के फेवर में ये डिसीजन नहीं कहा जा सकता। ये अलग बात है कि व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर बैंकर्स भाई भी लिख रहे हैं कि खुशी की बात है, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत मज़े की बात है, बहुत जीत हुई है वी बैंकर्स की। या इसको हम कहें कि कोर्ट ने कोई बहुत अच्छा काम हमारे हक में कर दिया है या कोर्ट ने बैंकर्स के हक में कुछ कर दिया है, ऐसी बात कहनी मुश्किल है। क्योंकि कोर्ट ने जो किया है वो अंडर रेफरेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट किया है। पहली बात तो ये है, क्योंकि एक गलती वी बैंकर्स ने भी खुद करी थी। क्योंकि मैं आपको क्रोनोलॉजी उसकी बताऊं, सारी हिस्ट्री बताऊं कि कब उन्होंने ये नोटिस दिया था, कब उन्होंने आईबीए को अबॉलिश करने की बात करी थी, कब उन्होंने वेज बैज बीयरिंग की बात करी, ब्लैक बैजेस बीयरिंग की बात वी बैंकर्स ने करी थी। फिर आगे ये इन्होंने ट्विटर और फेसबुक कैंपेन चलाई थी। क्योंकि मेरी डायरी मेरे सामने पड़ी है, मेरे पास डेट्स नोटेड हैं। मैं एक एक डेट भी आपको बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो लंबी हो जाती है, फिर कमेंट्स आते हैं, वीडियो लंबी कर दी है। तो क्रोनोलॉजी जो हिस्ट्री है वी बैंकर्स की आप सभी को पता ही होगी। तो आपकी उनकी जो कैंपेन थी वो 23/9/2019 को शुरू हुई थी और उन्होंने स्टेप वाइज चले थे। आईबी को नोटिस दिया था, सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस दिया था, आईबी को अबॉलिश करने की बात भी करी थी और उन्होंने स्ट्राइक कॉल भी दी थी लास्ट में 1 जनवरी 2020 की। और बीच में रिकन्सिलेशन लेबर कमिश्नर के साथ भी मीटिंग हुई थी, मीडिएटर भी बैठे थे, बात भी हुई थी, लेकिन 1 जनवरी 2020 की स्ट्राइक को उन्होंने मैच्योर नहीं किया था। ये भी आप नोट कर लीजिए बैंकर भाइयों, मेरी बात को समझ लीजिए, याद ध्यान से रखना। वी बैंकर्स ने अपनी ही स्ट्राइक कॉल को मैच्योर नहीं करा है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने जो केस किया है 4 पॉइंट पे किया था। मैं आपको पॉइंट भी अपनी डायरी खोल रहा हूँ, ये मेरी डायरी में सारा इतिहास लिखा हुआ है। मैं आपको वीडियो में तो नहीं दिखा सकता डायरी के पेजेस, लेकिन ये दिखाता हूँ कि उन्होंने कैसे कैसे करा, क्या क्या किया। तो 26/9/2019 को इन्होंने नोटिस दिया था स्ट्राइक का। कंसिलेशन ऑफिसर रिकमेंडेड गवर्नमेंट टू रेफर नेशनल ट्रिब्यूनल ऑन 11/6/2020 को उन्होंने नेशनल ट्रिब्यूनल जो कंसिलेशन ऑफिसर था उसने भी यही कहा था। तो ऐसे ही बातचीत चलती रही है और इन्होंने अपना जो ब्लैक बैजेस इसका जो प्रोग्राम था वो भी छोटा करके मैं बता देता हूँ, लंबा नहीं करते क्योंकि सारी कहानी इनकी लंबी है। मेमोरेंडम दिया था आईबीए को इन्होंने सबसे पहले 27/9/2019 को। उसके बाद स्टार्ट ऑफ अवेयरनेस कैंपेन भी बनाई थी 2/10/2019 को। इन्होंने 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्मदिन पर इन्होंने अवेयरनेस कैंपेन शुरू करी थी अक्रॉस द कंट्री, सारे देश में शुरू हुई। बैंकर्स मेमोरेंडम टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सभी पार्लियामेंट के मेंबर को मेमोरेंडम दिए थे। फिर उन्होंने कैंपेन चलाई थी इन राइटिंग कंसेंट फ्रॉम एम्प्लॉइज फॉर पार्टिसिपेटिंग टू इंडेफिनिट स्ट्राइक। इन्होंने इन राइटिंग कंसेंट ले ली थी एक एक एम्प्लॉइज से जो इनके मेंबर्स बने हैं। तो ऐसा है, वी बैंक ने फिर मेमोरेंडम फ्रांस मिनिस्टर को दिया, लेबर मिनिस्टर को दिया, फेसबुक और ट्विटर कैंपेन चलाई। वी बैंकर्स मेमोरेंडम टू सेक्रेटरी डीएफएस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रेस मीट करी इन्होंने। फिर फेसबुक पे इन्होंने कोई लाइव प्रोग्राम करा, डीमोनेटाइजेशन ओवर द कंट्री, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑल ओवर द कंट्री, डिमॉन्स्ट्रेशन भी इन्होंने करे थे, ब्लैक बैजेस भी डेज रखा था, सेंट्रलाइज डेवलपमेंट ऑफ ऑल सेंटर। तो ऐसे करते करते लास्ट में इन्होंने स्ट्राइक इंडेफिनिट जनवरी को कॉल दी थी। तो उसके होते हुए इन्होंने 4 बातें मांगी थी कि क्या काम होना चाहिए। सबसे पहले तो इन्होंने कहा था भाई आईबीए को अबॉलिश करा जाए। आईबीए जो है ये लीगल एंटाइटी नहीं है,
तो इसको एबॉलिश कर दिया जाए। दूसरा इन्होंने कहा था कि यूएफबीयू जो है उसके पास पूरा राइट नहीं है बात करने का, या उनके पास मैंडेट नहीं है, ये भी उन्होंने इशू खड़ा किया था। तीसरा उन्होंने कहा था कि बैंकर्स के ऊपर जो है वो कर दिया जाए, सेंट्रल पे कमीशन लागू कर दिया जाए। और मेरी डायरी फिर खोल रहा हूँ, पेज फोल्ड हो गया है। आईबीएस कंडीशन टू इंट्रोड्यूस परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव जो है आईबीए ने बीच में शुरू कर दिया था, तो उसके बारे में भी उन्होंने कहा है कि ये गलत सिस्टम है। कोई भी इस ये बैंक में कैटेगरी क्रिएट हो जाएगी, तो उसके बारे में भी उन्होंने लिखा है। उसके बाद उन्होंने लिखा है सेपरेट कमीशन फॉर बैंक कंप्लाइज जो है उसका उनके जो वर्किंग आवर्स हैं, उनकी हॉलीडेज छुट्टियां भी उनके बराबर होनी चाहिए, सैलरी पेंशन और अदर जो वर्किंग डेज वर्किंग आवर्स भी उसके बराबर होना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने कहा 20% एडहॉक इंक्रीज इन सैलरी। जब उन्होंने कहा जब तक वेज रिविजन साइन नहीं होती 20% रफली इनको पे कर दिया जाए। तो ये ऐसा हुआ है, इतनी बातें हुई हैं। एबॉलिशन ऑफ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन एज रेगुलर रजिस्टर फॉर पंजाब एंड ब्रिंगिंग द बैंक्स टू डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ। तो ये 4-5 इशू उन्होंने खड़े किए थे। लेकिन आज जो है, आज हम इसको जीत नहीं कह सकते, ये खुशी की बात नहीं है, क्योंकि नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को रेफर किया गया है अंडर इंस्ट्रक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। कोर्ट ने जो किया है वो रेफरेंस उन्होंने किया है कि इन्होंने भी मांगा है और हम भी रेफरेंस करने को तैयार हैं। और एनआईटी में कितने केसेस पेंडिंग पड़े हैं, ये ऑल इंडिया रिपोर्टर मेरे पास पड़ा है। मैं वीडियो बनाने से पहले 1.5 घंटा ऑल इंडिया रिपोर्टर को पढ़ा है कि नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास बैंकिंग इंडस्ट्री के, मैं सारे केसेस की बात नहीं कर रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, सेंट्रल एम्प्लॉइज के, सिर्फ बैंकिंग इंडस्ट्री के कितने केस, यूनियंस के, बैंकिंग मैटर, बैंकिंग के इंडिविजुअल एम्प्लॉइज के नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास केस पड़े हैं। ये 1960 से रेफर हो रहे हैं, 1960 से रेफर हो रहे हैं, और उनका अभी तक कोई अच्छा नतीजा नहीं निकला है। अगर कोई निकलेगा तो हो सकता है कि बैंक की फेवर में ना हो। अगर हो भी जाता है तो इतना लेट हो जाएगा कि उसका सारा चार्म ख़त्म हो जाएगा, और नतीजा भी कई बार अच्छा हो, लेकिन टाइम इतना डिले इतना हो जाता है कि वो नतीजा भी बुरा लगने लग जाता है। तो ऐसा है कि इतना जल्दी एनआईटी जो है फैसला करने वाली नहीं है। और तीसरी बात जो ध्यान से आपने नहीं समझी, किसी सोशल मीडिया पर वो बात नहीं आई है, क्योंकि जो ट्रिब्यूनल को गवर्नमेंट ने कहा है वो सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या है जिसके बारे में ट्रिब्यूनल ने फैसला करना है, वो एक ही क्वेश्चन के ऊपर करेगा। और वो क्या क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने सीधा एक ही रेफरेंस के ऊपर ही बात करी है, और मैं क्या है ये 1 मिनट में आपको क्वेश्चन भी पढ़ के सुनाता हूँ। Whether the refusal of Indian Banks Association in not entertaining the demands of United Forum of We Bankers Kanpur is justified, and whether this can be entertained as an industrial dispute। तो उन्होंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा है कि भाइयों क्या बात है, उन्होंने बात क्यों नहीं सुनी आईबीए ने वी बैंकर्स की। ट्रिब्यूनल को एक ही क्वेश्चन पूछा है, क्या उनको एंटरटेन क्यों नहीं किया गया। तो आईबीए ने पहले ही उसका जवाब दे दिया है। आईबीए अगर जवाब एनआईटी को सबमिट करेगी तो वही जवाब सबमिट करेगी जो उसने पहले दिया है, जो कोर्ट को दिया है, जो लेबर कमिश्नर को दिया है। क्या दिया था लेबर कमिश्नर को? आईबीए ने कहा था कि वी बैंकर्स हैव नो मैंडेट ऑफ द बैंकर्स। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि वी बैंकर्स इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी बैंक। तीसरी बात उन्होंने कही थी नो बैंक हैज गिवन मैंडेट टू वी बैंकर यूनियन टू टॉक फॉर वेज रिवीजन विद आईबीए। चौथी उन्होंने कहा कि वी बैंकर इज नॉट ए रजिस्टर्ड बॉडी, ये बाद में रजिस्टर्ड हुई। तो ये सारा कुछ, सारे 4-5 पॉइंट हैं वो एनआईटी को फिर सबमिट किए जाएंगी, और वी बैंकर्स के हक में फैसला नहीं आ सकता। यूएफबीयू इज ए रिकॉग्नाइज्ड बॉडी,
पहली बात है, वी बैंक UFBU हैज़ मैंडेट ऑफ एवरी बैंक टू टॉक फॉर वेज रिवीजन ऑन एवरी बैंकर बिहाफ ऑफ एवरी बैंकर विद IBA। और बैंकर्स का एक एग्रीमेंट है कि जो UFBU करेगी, जितना भी एग्रीमेंट करके आएगी हमें मंजूर होगा, हम उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। तो सारा कुछ क्लियर है भाइयों। मैं आपको सेक्शंस नहीं दिखाना चाहता, मैं ऑल इंडिया रिपोर्टर के जो पेजेस हैं वो वीडियो में नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाती है, फिर कहते हैं पढ़ पढ़ के सुना रहे हो, यू आर ए न्यूज़ रीडर, हमें तो चैनल का एंकर लगते हो। तो कुछ ना कुछ आदमी, हर एक का अपना अपना दिमाग है, अपनी अपनी सोच है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनाना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल आपको देना चाहता हूँ। मैं वी बैंकर्स की पूरा इतिहास आपको बताना चाहता था, लेकिन कुछ लोग होते हैं, सभी कहते हैं सुपर, वेरी गुड, अरोड़ा जी कमाल कर दिया, यू हैव अपडेटेड अस। पर कुछ ना कुछ बीच में एक दो ऐसे होते हैं जिसने कहते हैं आप न्यूज़ रीडर हो, आपने न्यूज़पेपर पढ़ के सुना दिया। तो इन बातों से बचने के लिए, ऐसे कमेंट्स से बचने के लिए मैं नटशेल में चल रहा हूँ आज। नहीं तो मैं पूरा हाई कोर्ट का आपको डिटेल बताता, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेफरेंस कैसे दिया ये बताता, नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल क्या होता है ये भी बताता। तो आज मैं उसको कट लगा के कर रहा हूँ। और IBA की क्या लीगल एंटाइटी है ये भी बताता। और IBA ने ये भी माना है कि वी आर नॉट ए लीगल एंटाइटी, ये आप सभी को पता है। IBA इज नॉट ए रजिस्टर्ड बॉडी। गांव के अंदर, छोटे से गांव के अंदर एक रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है जो खाद के लोन वगैरह खाद डालने के लिए देती है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी भी रजिस्टर्ड होती है। लेकिन IBA जो है वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंकर है, ये रजिस्टर्ड नहीं है, गांव की सोसाइटी की तरह भी रजिस्टर्ड नहीं है। तो ये समझना बड़ी ज़रूरी बात है। लेकिन ये फिर लंबी बातें हो जाती हैं, लंबा किस्सा शुरू हो जाता है। चलो इतनी बात है कि आज का जो केस है वो डिस्पोज ऑफ हो गया है, आज ख़त्म हो गया है, उसका फाइनल हुक्म ऑर्डर आ गया है, केस क्लोज हो चुका है। मैं उनकी जो बी बैंकर का RTI जो सेल की रिपोर्ट है, जो ट्वीट है, वो भी आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रेफरेंस है वो भी दिखा रहा हूँ। और उसके बाद अब जो NIT के पास जाएगा, फिर वो हीरिंग होगी, फिर IBA आएगी, फिर वकील आएगा, फिर ऐसे वी बैंकर आएगा, फिर बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट फिर इंटरफियर करेगी, तो वो लंबी कहानी फिर शुरू हो गई है। अब इसके बाद अलामत बाईपार्टाइट सेटलमेंट पर क्या असर पड़ेगा, अब ये देखना है। जो NIT में केस पेंडिंग है, तो इसका जो अनरिकॉग्नाइज्ड यूनियन का केस पेंडिंग है, तो इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो वेज रिवीजन साइन हो सकती है। लेकिन अब ऑफिसर्स का जो पेंडिंग पड़ा है चेन्नई हाई कोर्ट में, चेन्नई हाई कोर्ट के डिसीजन के लिए ऑफिसर के केस पेंडिंग पड़े हैं। तो ऑफिसर की जो सैलरी के पे स्केल कंस्ट्रक्शन जो होगी, फॉर्मेशन होगी उसकी, और कितना DA, क्योंकि आजकल तो आप देख ही रहे हो लोगों ने चार्ट भी बना दिए हैं, एक्सेल शीट भी बना दी है। जब DA का पता ही नहीं है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस का पता ही नहीं है, CCA का पता ही नहीं है, स्पेशल अलाउंस पे कितना DA मिलेगा ये भी पता ही नहीं है, तो फिर क्या लाभ है बनाने का। मेरे को एक कमेंट्स, मैंने तो अभी पोस्ट डाली थी, एक लड़के ने कमेंट्स में लिख दिया, यू आर नॉट एबल टू मेक एक्सेल शीट। एक्सेल शीट क्या होती है, सारा दिन हम एक्सेल शीटें बनाते हैं बैंक में। एक्सेल शीट कुछ जेन्युइन हो, फिर 15% पे क्यों बनाते हो, 15% की भी वेट क्यों कर रहे थे, 25% बना के लिख लेते, 30% बना के देख लेते, 40% जो चार्टर ऑफ डिमांड में थी उसके ऊपर भी एक्सेल शीट बनाते। अगर 40% वेज रिवीजन हो जाएगी तो इतना बढ़ जाएगा, 30% हो जाएगी तो इतना बढ़ जाएगा, 10% होगी तो इतना बढ़ जाएगा। भाई यू आर वेटिंग फॉर 15%, क्या बात है। और 15% एग्री करेगा तो 1 साल हो गया है, तो क्यों नहीं एक्सेल शीट बनाई। ऐसे ही बैंकर्स को निराश करना, बैंकर को फ्रस्ट्रेट करना, उसको सबज बाग दिखा के फिर उसको बाद में मूली दिखा देना, तो ये सारी गलत बात है। एक्सेल शीट हम भी बना सकते हैं, रफली ये एस्टिमेटेड है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मान लिया 1,000 रुपये है, किसी ने 1,500 मान लिया, किसी ने 2,000 मान लिया, किसी ने DA कितना मान लिया, किसी ने क्या मान लिया, किसी ने CCA मान लिया। HRA वो सारे इंडिया में एक ही कर रहे हैं, कितनी हैरानी की बात है। और यूनियन एग्री कर रही है। बम्बे में 2 रूम सेट का किराया 45,000 रुपये है, तो इधर जो पटियाला में है जो 2 रूम सेट का किराया 4,000 रुपये है। तो सभी को 4,000 रुपये किराया देंगे, एक ही लेवल में 7% या 8% फिक्स कर देंगे,
तो जो बम्बे जाएगा पटियाले से ट्रांसफ़र होकर वो कितना रोएगा, उसको 45,000 रुपये जेब से डालना पड़ेगा। कैसे हो सकता है एक HRA एक कंट्री में, एक इतना बड़ा कंट्री है, कितने स्टेट्स हैं, कितनी कल्चर्स हैं, कितने बड़े बड़े मेट्रोस हैं, तो आपका अंदाज़ा लगाइए। गुड़गांव एक छोटा सा शहर है, कितना महंगा है किराया, 22,000 रुपये 2 रूम सेट का। तो आप ये सोचिए, छोटे सिटी की ये पोजीशन है तो बड़े सिटी में ट्रांसफर जाएगी, चेन्नई में होगी। बैंक के ऑफिसर की हालत तो ऐसी ही है, चेन्नई कभी चले जाते हैं, कभी गुड़गांव चले जाते हैं, कभी बम्बे, कभी हैदराबाद, कभी कभी कहाँ कभी कहाँ। तो उनका जो हाउस रेंट एक ही होगा तो बहुत ख़राब हो जाएगा काम। तो इस पर भी यूनियन एग्री कर चुकी है। इसके ऊपर भी एक्सेल शीट बना रहे हैं, इतना HRA बन गया, इतना ये बन गया, इतना एरियर बन गया। उन्होंने नेट डिफरेंस भी निकाल दिया है, एक क्लर्क को इतना मिलेगा, चपरासी को इतना मिलेगा, स्वीपर को इतना मिलेगा। तो ये सारी बातें अपनी पब्लिसिटी के लिए होती हैं। चीफ पर मैं जी नहीं कहता, उनको कंडेम नहीं करता, लेकिन थोड़ा सोचना चाहिए। चलो अगली बात जो है, जो गुड न्यूज़ है, जो हमें जो पता चली है, वो है पेंशनर्स के लिए। बैंक पेंशनर, बैंक रिटायरीज के बारे में जो बात हुई है, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जो इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, और उसके ऊपर जो अभी आज की जो बात है, जो व्हाट्सएप पर मैंने अभी अभी पढ़ी है, मेरे पास इन राइटिंग कुछ नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप पर जो आ चुका है वो है कि बैंकर्स फॉर जस्टिस सोसाइटी के साथ फाइनेंस मिनिस्टर ने बात करी है। उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात करी है, पेंशनर्स की सारी प्रॉब्लम बताई है, सारा इतिहास बताया है, और पेंशन फंड की डिटेल भी बताई है। और ये भी उन्होंने बताया है कि पेंशन जो है, करोड़ों रुपए का जो फंड हमारे पास पड़ा है, उसके बाद 2000 के बाद NPS शुरू हो गया, तो 2000 के बाद सरकार की जिम्मेवारी ख़त्म हो गई है। जो पेंशन फंड पड़ा है वो हमारे रिटायरीज़ के लिए ही है, और 2040 में कोई भी रिटायरी बाकी नहीं बचा रहेगा, कोई भी पेंशनर नहीं होगा। हम 80 साल एक एवरेज लाइफ मान लीजिए, तो 2040 तक सारे पेंशनर ख़त्म हो जाएंगे। तो पेंशनर की जो फंड है वो कहाँ जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो सारी कुछ बड़ी लंबी कहानी है पेंशनर की भी, पर आज खुशी की बात है कि उसने एग्री कर लिया है फाइनेंस मिनिस्टर ने। ये हो सकता है वेज रिवीजन के साथ ही इसको कर दिया जाए, लेकिन मैं वी बैंकर्स के बारे में ये नहीं कहूँगा। मैं जी थंबनेल में लिख दूंगा कि CPC फॉर बैंकर्स, ये मैं लिख रहा हूँ, लेकिन CPC कब मिलेगा, ये NIT में चला गया है मामला, तो NIT के बाद क्या होगा, क्या रिजल्ट निकलेगा। दूसरी बात ये है कि जो इन्होंने बैंकिंग पे कमीशन मांगा था, उसका क्या कैसे, उस कोर्ट ने तो बीच में से निकल गई है, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे उसने कर दिया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, फाइनेंस मिनिस्टर क्या करती है, जिसके बारे में हम ज़्यादा नहीं बता सकते। तो खुशी की बात है रिटायरीज़ के लिए भी, अगर इसका मतलब सिल्वर लाइनिंग, मैं नहीं कहता कि पक्का हो गया, 100% हो गया, यकीनन हो गया, ये नहीं है, लेकिन सिल्वर लाइनिंग नज़र आ रही है। क्योंकि एक किस्म का 25 साल से पेंशन रिवीजन नहीं हुई थी, तो उसमें गड़बड़ थी, तो कोई चांस ही नहीं था। पेंशन रिवीजन की बात 31 अक्टूबर की मीटिंग में भी नहीं हुई है। अब अगली मीटिंग 23/11 रखी है, जो अभी तक मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है, ये व्हाट्सएप के थ्रू है, फेसबुक पे है, मुझे पता चला है कि 23/11 की जो अगली मीटिंग है, ये कन्फर्म्ड नहीं है भाइयों, पर मैं बता रहा हूँ आपको जो मैंने भी सुना है, 23/11। तो 23/11 की मीटिंग में हो सकता है पेंशनर के बारे में बात हो, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर ने फाइनेंस सेक्रेटरी को कह दिया है कि यू टेक अप दिस मैटर विद IB। ये आपको कन्फर्म्ड न्यूज़ में बता सकता हूँ, इतनी में न्यूज़ कन्फर्म्ड है, मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके अगर फाइनेंस सेक्रेटरी को इंस्ट्रक्शन मिल चुकी है तो वो छोड़ेगा नहीं, वो बार बार इंटरवीन करेगा, और हम पेंशनर की कुछ आशा हल्की सी बन गई है। सिल्वर लाइनिंग इज़ वेरी डिम बट देयर इज़ ए सिल्वर लाइनिंग, आशा की किरण दिखाई दे रही है, पेंशनर का कुछ बनेगा। लेकिन बनेगा क्या, वो यही होगा, 25 साल के बाद भी 15% है, 5 साल के बाद भी 15% है। तो पेंशन अगर इंक्रीज़ होगी तो 15% ही होगी, 15% ही होगी। लेकिन ये 25 साल के बाद भी रिवीजन हो रही है तो भी 15% है, 5 साल के बाद वेज रिवीजन तो भी 15% है। अब उसको 16% करवाने की जब 100% इंक्रीज़ होनी चाहिए थी, तो आफ्टर 25 ईयर्स देयर शुड बी 100% इंक्रीज़। और बहुत अजीब सा लगता है, 1986 में जो DGM रिटायर हुआ है, वो अभी तक भगवान की मेहर से अभी तक हैं तो पेंशन ले रहे हैं, तो उनकी पेंशन 2500 फिक्स हुई थी 1986 के DGM की। तो बहुत हैरानी होती है, बहुत दुख होता है, लेकिन सरकार इसके ऊपर जोर नहीं दे रही है। निर्मला सीतारमन जी आप मान चुके हैं, तो इसका क्या रिजल्ट निकलता है आगे देखते हैं। तो मुझे आशा है कि वीडियो को शेयर करोगे, लाइक करोगे,
और सब्सक्राइब करना भाइयों नहीं भूलोगे। ज़्यादा से ज़्यादा जोर लगाओ मेरे भाइयों, जैसे मैं आपके लिए जोर लगाता हूँ वैसे मेरे लिए जोर लगा दो। सब्सक्राइब करते जाओ, करवाते जाओ। आप तो कर चुके हो, सारे बैंकर भाई कर चुके हैं, इसको आगे करवाओ। 10 लाख बैंकर है भाइयों, 10 लाख। अपने दोस्तों मित्रों से, बैंक के कस्टमर से, रिश्तेदारों से, या बैंक अपनी फैमिली मेम्बर से भी करवाइए। तो मुझे आशा है कि लाल रंग का बटन आपने दबा दिया होगा। थैंक यू वेरी मच।